क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 5 करते हैं। पहले के 4 चैप्टर कवर करवा चुकी हूँ। पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉवर्टी बेसिकली होता क्या है? इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। अगर कोई इंसान अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज, इनको भी नहीं फुलफिल कर पाता है तो उसको हम पुअर बोलते हैं। ठीक है। हु आर द पुअर? अब रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में पुअर होते हैं, और पुअर को हम क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स, कि वो काम क्या करते हैं और उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितने सामान हैं। पुअर लोगों के पास ऑब्वियसली गाड़ी नहीं होगी, तो एसेट्स नहीं है उनके पास, लैंड प्रॉपर्टी नहीं होगी उनके पास। तो अर्बन लोग, अगर हम अर्बन एरियाज में देखें तो अर्बन एरियाज में पुअर लोग वो हैं जो कि आपके गांव से शहर में आए हैं। अगर उन्हें गांव में कोई काम नहीं मिल रहा तो वो शहर में आके काम करते हैं, और शहर में आके वो क्या काम करेंगे? कॉबलर, रैग पिकर्स या कुछ कैजुअल जॉब्स करते हैं, जैसे कि रोड साइड वेंडर्स, पुश कार्ट वेंडर्स, ये सब। तो वो अर्बन एरियाज में वो पुअर लोग हैं। रूरल एरिया में कौन पुअर है? जिन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है, या वो नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स करते हैं, या वो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं अपने मालिक के अंडर, उनको हम कहते हैं पुअर। ठीक है। अब हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ पुअर, कि पुअर को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो ऑलवेज पुअर, ये वो लोग हैं जो कि पॉवर्टी में पैदा हुए थे, पॉवर्टी में ही रहते हैं और पॉवर्टी में ही मर जाते हैं। ये हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। क्रॉनिक पॉवर्टी इसको हम कहते हैं। क्रॉनिक पॉवर्टी से ये जूझते हैं कि पैदा भी पॉवर्टी में हुए, मरे भी पॉवर्टी में और जिए भी पॉवर्टी में। एग्जाम्पल आपके कॉबलर्स और रैग पिकर्स हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं। फिर हम बात करते हैं यूजुअली पुअर, जो कि एक दूसरी कैटेगरी है पुअर्स की। ये जो लोग वो हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं बट ओकेजनली बेटर ऑफ हैं इन लोगों से। इनसे इनकी कंडीशन, यूजुअली पुअर की कंडीशन इन लोगों से ऑलवेज पुअर से बेटर है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जो यहाँ पे ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो। फिर है क्रॉनिकली पुअर, तो ये लोग वो हैं जिसके अंदर ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर दोनों इंक्लूड होते हैं। ये लोग भी बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहते हैं, बट फिर भी इन दोनों से ये बेटर है, जैसे कि रैग पिकर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। चर्निंग पुअर, तो ये वो लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्मॉल होल्डर्स या सीजनल वर्कर इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर बारिश अच्छी आ गई, अच्छी फसल बन गई तो उसको काटेंगे, तो इन लोगों को जॉब मिल जाती है। बारिश अच्छी नहीं आती, फसल खराब हो जाती है, तो हार्वेस्टिंग का काम नहीं होगा, तो इन लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो ये खाली रहते हैं उस टाइम पे। तो चर्निंग पुअर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सीजनल वर्कर्स और आपके स्मॉल फार्मर्स। ओकेजनली पुअर, तो ये वो लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, बट कई बार पॉवर्टी लाइन के नीचे भी ये स्लिप हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे जो ढाबा थे वो आपके बंद हो गए थे, है ना। वैसे तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहते हैं ये, अब किसी रीजन की वजह से बंद हो गए, ये परमानेंट लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए थे कुछ पीरियड के लिए। परमानेंट मतलब उस टाइम पीरियड में परमानेंट बंद हो गए थे, तो फिर ये बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए थे, उनको हम कहते हैं ओकेजनली पुअर्स। फिर बात करते हैं ट्रांजिएंट पुअर की, तो ये वो लोग हैं जो कि चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर की कैटेगरी में आते हैं। उनको साथ में जब हम क्लब करते हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिएंट पुअर। ठीक है। ट्रांजिएंट पुअर जो है कई बार ये भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, लेकिन इनको हम जो है नॉन पुअर नहीं कह सकते हैं, ये पुअर ही, जैसे कि स्मॉल होल्डर्स या वे साइड रेस्टोरेंट्स। ठीक है। अब पुअर और नॉन पुअर होता क्या है? अब देखो, पुअर कौन कौन थे, उनकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। नॉन पुअर वो हैं जो कि हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, जैसे कि फुल टाइम वर्कर्स जिनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, एग्जाम्पल हो गया। और पुअर लोग जो कौन है, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं मैक्सिमम समय। अमंग द पुअर कुछ ट्रांजिएंट पुअर है, या कुछ उनका गुड लक की वजह से पॉवर्टी लाइन के वो ऊपर आ गए, लेकिन फॉर एवर पॉवर्टी लाइन के वो ऊपर नहीं आते। ठीक है। तो नॉन पुअर, ऑफिस इन द बैंक में जो लोग काम करते हैं वो सब पुअर। स्मॉल फार्मर्स ट्रांजिएंट पुअर है, रैग पिकर्स ऑलवेज पुअर है। ये सब कुछ पुअर और नॉन पुअर की डेफिनेशन है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, देखो ये कैटेगरीज एग्जाम में आ जाती है। पॉवर्टी की डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी, ये एग्जाम में आ जाती है। उसके बाद आपका ये रिलेटिव एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। अब रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, जो दो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हैं, दो वेरिएंट है पॉवर्टी के, अगर हम डिटेल में देखें तो। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स या कंट्रीज। The country or class of people whose level of living is low is treated as poor or relatively poor in comparison to country or class of people having higher level of living. इंडिया और यूएसए को अगर कंपेयर करो तो इंडिया में जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड यूएसए के लोग के कंपैरिजन से कम है,
तो रिलेटिव पुअर, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो बिटवीन योर क्लासेस या रीजन्स या कंट्रीज, तो वो है रिलेटिव पुअर। तो इंडिया जो है वो पुअर कंट्री है इन कंपैरिजन टू यूएसए। तो कंपैरिजन जहां पे हो गया वो हो गया रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की अगर बात करें तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। उसमें हम सिर्फ एक देश के या एक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो पुअर लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है वो पुअर नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट से, रिलेटिव नाम से पता लग रहा है रिलेट कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो, एब्सोल्यूट में आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ पॉवर्टी लाइन से जो नीचे है वो पुअर है, पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर है अबव पॉवर्टी लाइन APL, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL। तो ये पॉवर्टी लाइन ऐसा है क्या, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक कट ऑफ पॉइंट होता है कि इस कट ऑफ पॉइंट से अगर ऊपर लोग हैं तो वो पुअर नहीं है, इस कट ऑफ पॉइंट से अगर नीचे लोग हैं तो वो पुअर है। मान लो ये कट ऑफ पॉइंट मान लिया, तो इससे ऊपर लोग हैं पुअर नहीं है, इससे जो नीचे लोग हैं वो पुअर है। तो वो जो बेसिक कट ऑफ पॉइंट है वो क्या है, पॉवर्टी लाइन। तो एक लाइन बना दी गई, इससे ऊपर पुअर है, सॉरी इससे ऊपर पुअर नहीं है और इससे नीचे पुअर है। अब ये कट ऑफ पॉइंट कैसे बनाया, किस बेस पे बनाया, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि कितना खर्चा ये लोग करते हैं। जो इससे ज्यादा खर्चा करता है वो पुअर नहीं है, जो इस पॉइंट से कम खर्चा करता है वो पुअर है। एग्जाम्पल, अगर 1500 रुपए पर महीना कट ऑफ पॉइंट मान लिया, तो जो 1500 से ज्यादा खर्च कर रहा है एक महीने में तो वो पुअर नहीं है। जो 1500 से कम खर्च कर रहा है एक महीने में तो वो पुअर है, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। आ जाता है पेपर में ये कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे पूरी पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग हैं, उसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हेड काउंट रेशियो की। तो इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, वेयर पॉवर्टी लाइन मीन्स सम कट ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर मंथ। बता ही चुकी हूँ, सिर्फ ये लिख के आ देना, समझने के लिए था बॉक्स। ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पुअर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। सिंपल सी बात है, इनटू 100 क्यों, इनकी पॉपुलेशन है किसका, जो लोग पुअर है, तो नंबर ऑफ पुअर पीपल, पुअर किस में से पुअर है, देश की टोटल पॉपुलेशन से। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये कि नंबर ऑफ पुअर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। अब पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट सबसे पहले इंडिया में आया कैसे था, सबसे पहले डिस्कस जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट इंडिया में हुआ था वो किया था दादा भाई नरोजी ने। उन्होंने पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करा था ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि एक प्रिजनर जो है वो जेल में रहता है, वो कितना खाना खाता है और उस खाने में कितने पैसे बेसिकली लगते हैं, उसके हिसाब से इन्होंने पॉवर्टी लाइन को एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने क्या किया, एक प्रिजनर का मेन्यू यूज किया और देखा कि एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, एडल्ट इंसान जो जेल में है उसको वहां रहने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। फिर उसको उन्होंने एडजस्ट किया चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग भी, कि पॉवर्टी वगैरह जो है कि जो चिल्ड्रन है गरीब है तो उनको ऑब्वियसली जो एडल्ट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम होगी, उनकी एडल्ट से भी कम होगी, और पॉवर्टी में है वो इंसान तो उससे भी कम होगी। तो अकॉर्डिंगली जो भी है उन्होंने ऊपर नीचे करके पॉवर्टी लाइन को बनाया। तो उनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि उस टाइम पे जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग थी उसका 3/4 कट ऑफ पॉइंट बना दिया कि अगर एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का 3/4 से भी कम एक इंसान खर्च कर रहा है तो वो पुअर है, उससे ज्यादा खर्च कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। तो एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखो इन्होंने एज्यूम किया था कि इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन वाज ऑफ चिल्ड्रन एंड 2/3 पॉपुलेशन वाज ऑफ एडल्ट। सिंपल सी बात है, देखो पॉपुलेशन 1/3 चिल्ड्रन की है, 2/3 पॉपुलेशन इन्होंने मानी एडल्ट की। समझ में आया क्यों, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन हो गई क्लियर, मतलब समझ में आ गया, कोई पॉपुलेशन बची नहीं है कि पॉपुलेशन का 1/3 चिल्ड्रन हो गए और 2/3 एडल्ट हो गए, ठीक है। फर्दर ही एज्यूम दैट 1/2 of the children consumed very little, almost nil, and other half consumed half of what the adult consumed. अब 1/3 चिल्ड्रन है, 1/3 का हाफ किया तो 1/6 आ गया, 2 हिस्से आ गए, ठीक है। तो जो 1/3 का हाफ यानी कि
टोटल बच्चे कितने हैं? 1/3। आधे बच्चे बहुत कम कंज्यूम करते हैं और आधे बच्चे जो है वो जितना एडल्ट खाता है उसका आधा हिस्सा कंज्यूम करते हैं। तो पॉवर्टी लाइन मानी 1/6 चिल्ड्रन नील डाइट, कोई डाइट नहीं है उनकी। 1/6 चिल्ड्रन हाफ डाइट ऑफ एडल्ट, एडल्ट की फुल डाइट की आधा। तो एडल्ट कितने हैं? 2/3। कितने डाइट खाते हैं? 1। बच्चे कितने हैं? 1/6। एडल्ट की आधी डाइट 1/2, तो 3/4 ऐसे इन्होंने कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, दिस वाज जो जिस तरीके से इन्होंने कैलकुलेशन करी थी, समझ में आ गया होगा। ओके, weighted average of consumption of 3 segments give the average poverty line which comes out to be the 3/4 of the adult real cost of living। तो दादा भाई नरोजी जो है पहली बार कॉन्सेप्ट लेके आए थे पॉवर्टी लाइन का इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे इंडिया में टू डेवलप अ मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पुअर्स इन इंडिया, जैसे कि 1962 में प्लानिंग कमीशन, अब उसको नीति आयोग बोलते हैं, सबको पता है। प्लानिंग कमीशन जो है उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया था टू डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग पुअर इन कंट्री। आफ्टर दादा भाई नरोजी 1962 में प्लानिंग कमीशन ने स्टेप लिया कि एक स्टडी ग्रुप बनाया उसने, और स्टडी ग्रुप को बोला कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये लोग पुअर हैं, ये लोग नॉन पुअर हैं, क्राइटेरिया बता दो। ठीक है, 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। नाम याद रख लेना, टास्क फोर्स बना दी कि मिनिमम नीड्स क्या है देश के लोगों की। ठीक है, फिर 1989 और 2005 में गवर्नमेंट फॉर्म एक्सपर्ट ग्रुप, एक मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए जिससे पता लगेगा कि इंडिया में कितने लोग पुअर हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए 1989 और 2005 में सरकार ने एक्सपर्ट ग्रुप्स भी बना दिए थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन जो इंडिया में है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1979 में, इंपॉर्टेंट ईयर है, याद कर लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन पहली बार कब आया था इंडिया में? 1979 में। जिसने पॉवर्टी लाइन को यानी कि जो कट ऑफ पॉइंट सेट किया था वो क्या किया था? रूरल एरियाज में ₹49.04 पर कैपिटा पर मंथ एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन एट ₹56.64 पर कैपिटा पर मंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या था? रूरल एरियाज में अगर लोग ₹49.04 से कम एक महीने में कमा रहे हैं तो वो पुअर है, और अर्बन एरियाज में अगर ₹56.64 से कम एक महीने में, एक महीने की बात करी जा रही है, इससे कम कमा रहे हैं अर्बन एरियाज में तो वो लोग पुअर है। 2004 से 2005 तक इसी क्राइटेरिया को हम यूज कर रहे थे फॉर मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद करना, तेंदुलकर कमेटी। इस कमेटी ने जो है पॉवर्टी के क्राइटेरिया को चेंज करा था। इसने बोला कि रूरल एरियाज में 816 से कम अगर पैसा कमा रहा है कोई एक महीने में तो वह पुअर है, और अर्बन एरियाज में 1000 रुपए से कम पैसा कमा रहा है एक महीने में तो वह पुअर है। इनकम के अलावा जो है इन्होंने कैलोरीज की टर्म में भी डिफाइन करा पुअर और नॉन पुअर्स को, कि मिनिमम कैलोरी इनटेक लोगों का कितना है। कि रूरल एरियाज में अगर एक आदमी 2400 कैलोरी से कम कैलोरी खाना खाता है तो वह पुअर है, और अर्बन एरियाज में अगर मिनिमम कैलोरी इनटेक किसी इंसान का 2100 से कम है तो वह पुअर है। हायर क्यों है कैलोरी रूरल एरियाज में? क्योंकि यहाँ पे लोग जो है फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली खाना इनको ज्यादा चाहिए। और कैपिटा की बात करें, पर कैपिटा इनकम की महीने में, तो वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है क्योंकि अर्बन एरियाज में सामान इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज महंगा मिलता है। ठीक है, अब हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, सम प्रोसीजरल डिटेल्स देखते हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पहला पॉइंट है कि कंजम्पशन कट ऑफ जो हमने सेटअप करी है उसमें हम सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं। वी ओनली एड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का इस बुक में, इस चैप्टर में। ओके, इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम सिर्फ फूड आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते, साथ साथ नॉन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स के लिए हम पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं विद डिफरेंट क्लास इंटरवल्स शोइंग द रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन इन द लेवल ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। रेंज पता ही है ना, इकोनॉमिक्स में पढ़ते नहीं हो क्या आप? ये सीरियल नंबर है, फिर रेंज आप बनाते हो, फिर आप लेवल बनाते हो, फिर इसे डंडे लगाते हो, बार्स लगाते हो। तो हायर क्लास शोज हायर रेंज ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। बेसिकली ये मेथड बताया गया है कि किस तरह से ये डिराइव किया था तेंदुलकर कमेटी ने। जो मेन आपको समझना है, जो मेन आपको याद रखना है वो है कि इसके अंदर आपने प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ा है, जिसके अंदर फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स जो हैं दोनों आते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है पॉवर्टी लाइन की वो देखते हैं।
तो इंडिया जो है वो यूज करता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक महीने में कितना खर्च करते हैं इंसान, उसको इंडिया यूज करता है। लेकिन इस मैकेनिज्म को कई इकोनॉमिस्ट जो है क्रिटिसाइज करते हैं 2 रीजंस की वजह से। पहला, नो डिफरेंशिएशन अमंग पुअर, कि जो ये मैकेनिज्म है इट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर। ये तो पता लग गया आपने पॉवर्टी लाइन से कि ये पुअर है और ये नॉन पुअर है, बट पुअर लोगों के बीच में क्लासिफिकेशन तो नहीं हो पाया ना, तो ये चीज नहीं हो पाई। और सरकार के साथ भी ये, सरकार को पता है कि पुअर लोग कौन है, नॉन पुअर लोग कौन है, लेकिन पुअर में भी तो ऐसा है ना कि कोई बहुत ज्यादा पुअर है और कोई थोड़ा सा पुअर है। ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएशन तो पता होनी चाहिए ना सरकार को, तभी तो वो पॉलिसी अच्छे से बनाएगी। ठीक है। दूसरा रीजन जो देते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट को सजेस्ट फेवर नहीं करते, तो वो है सोशल फैक्टर्स इग्नोर्ड। ये बोलते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट है, कौन बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। कौन से इकोनॉमिस्ट? जो कि पॉवर्टी लाइन को फेवर नहीं करते। तो ये बोलते हैं कि सोशल फैक्टर्स को इग्नोर करा गया है, जैसे कि इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, इसको आपने इग्नोर कर दिया। आपने सिर्फ कंसिडर क्या कर दिया? सिर्फ और सिर्फ आपने मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इंक्लूड करा है इन आइडेंटिफाइंग द पुअर्स ऑफ इंडिया, बट सोशल फैक्टर्स को तो इग्नोर कर दिया। और 21st सेंचुरी में सोशल फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हो आप, सीरियसली। तो ये पॉइंट्स दिए गए थे जो कि बताते हैं कि पॉवर्टी लाइन की लिमिटेशंस जो है वो क्या है। देखो काफी स्पीड में करा रही हूँ मैं, ऑब्वियसली रिविजन वीडियो है, 1 शॉट वीडियो है, समझ में आपको प्रॉपर आ रहा होगा वैसे तो। ठीक है। टू एड्रेस वेरियस लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिस्ट हैव बीन अटेम्प्टिंग टू डेवलप अल्टरनेटिव टूल्स फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। जैसे कि अमर्त्य सेन ने जो है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, उन्होंने सेन इंडेक्स को बनाया था, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये सब कुछ है। आप आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, 12th में नहीं आता ये। अच्छा, पॉवर्टी लाइन जो है वो कंजम्पशन बेस्ड होनी चाहिए, इनकम बेस्ड होनी चाहिए, उस पर हमेशा से एक डिबेट चला है। ठीक है। इफ one is to choose between the two, consumption should definitely be preferred than income। क्वेश्चन आ जाता है ये, कंजम्पशन बेस्ड या इनकम बेस्ड, दोनों में से एक चूज करना है तो कंजम्पशन बेस्ड ज्यादा अच्छा है। क्यों? 2 रीजंस है उसके। डाटा इज नॉट अवेलेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डेटा अवेलेबल नहीं रहता इनकम के बेस पे। और दूसरा, कंजम्पशन ऑफ गुड्स रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल एज वेल एज द टाइप्स ऑफ गुड्स एक्चुअली यूज्ड, व्हाइल इनकम ओनली शोज अ परचेसिंग कैपेसिटी। सिंपल सी बात है। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर हम यूज करते हैं, कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन बताते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो कंज्यूमर्स हैं देश के, वो किस तरीके की गुड्स को यूज करते हैं। ठीक है। और लेकिन इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम सिर्फ ये बताता है कि उनकी परचेसिंग कैपेसिटी क्या है, किसी चीज को खरीदने की क्षमता क्या है, वो बताता है इनकम बेस्ड। तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बेस्ड जो है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा टिकाऊ आपका मेथड है टू कैलकुलेट पॉवर्टी लाइन। आगे देखो, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन पुअर, नंबर ऑफ द पुअर पीपल आपको गिवन है। ऑफिशियल डेटा सोर्स कौन प्रोवाइड करता है पॉवर्टी पे? नीति आयोग प्रोवाइड करता है इंडिया में। ठीक है। अब जो डेटा है नीति आयोग कंपाइल करता है, दैट इट कंपाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको कौन एस्टिमेट करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये भी एग्जाम्स में। ग्राफ को स्टडी करते हो तो 1961 के टाइम पे 17 करोड़ लोग जो हैं, 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। 1993 टू 1994 की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि 32 करोड़ पीपल लोग जो हैं वो पुअर हैं। 36% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। 1999 और 2000 के बीच में अगर आप बात करते हो तो 26 करोड़ लोग जो हैं वो पुअर है, यानी कि 26 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एस्टिमेट किया था कि दोज बिलो पॉवर्टी लाइन टू बी अराउंड 29.83% ऑफ पॉपुलेशन इन 2009 एंड 10। इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल बता रखा है कि पॉवर्टी जो है कैसे इंडिया में ट्रेंड्स थे, पॉवर्टी कैसे कितनी ज्यादा कम हुई है, ये सब कुछ बता रखा है। इंटर स्टेट कंपैरिजन है। ऑब्वियसली जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वो हर स्टेट्स में इंडिया की अलग अलग है। यूपी, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है पॉवर्टी बेसिकली। 29.4% ऑफ पॉपुलेशन यूपी में, 33.4%, 7% बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजाब में सिर्फ इतने लोग रहते हैं, हरियाणा में इतने, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें एज सच। यहाँ देखें रूरल अर्बन पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड्स, तो रूरल और अर्बन में डिफरेंस दिखा रखा है कि टोटल पॉवर्टी ये पिंक वाली लाइन है, अर्बन पॉवर्टी ये है, रूरल पॉवर्टी ये है। तो बेसिकली दिख रहा है इस ग्राफ से कि जो रूरल एरियाज है वहां पे पॉवर्टी इंडिया में ज्यादा है। अर्बन पॉवर्टी या स्पिल ओवर ऑफ रूरल पॉवर्टी, देखो
सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है कि जो अर्बन एरियाज में पॉवर्टी है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी जो है वो उठकर अर्बन पॉवर्टी में आ गई है, तो रूरल पॉवर्टी जो है उसकी वजह से अर्बन पॉवर्टी कॉज होती है। तो अर्बन पॉवर्टी क्या है, एक स्पिल ओवर है रूरल पॉवर्टी का। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं रूरल एरियाज में उनको वहां पे कोई काम नहीं मिल रहा, तो लिवलीहुड के चक्कर में, काम ढूंढने के चक्कर में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए वो आ जाते हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रूरल और अर्बन पुअर क्या है? तो रूरल पुअर वही है, स्टार्टिंग में बताया था, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, मार्जिनल होल्डर्स हैं, जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अर्बन पुअर कौन से हैं? जो माइग्रेंट्स हैं रूरल एरिया से, इतनी बार बता चुकी हूँ, जो कि कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, ये सब आपके अर्बन पुअर्स हैं। ठीक है, अब जो ये टेबल नंबर 2 है, फिगर नंबर 2, बेसिकली जो आपका ये ग्राफ है, तो ये क्या शो करता है आपका कि रूरल पॉवर्टी जो है वो ज्यादा है अर्बन पॉवर्टी से, दोनों लेकिन धीरे धीरे कम हुए हैं। देखो, दोनों कम हुए हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है मतलब देश में। ओके, रूरल पॉवर्टी जो है 54% थी इस ईयर में, 2011-12 में इतनी हो गई। अर्बन पॉवर्टी इतनी थी, इतनी हो गई। तो ये बेसिकली आपकी कुछ फिगर्स हैं, याद कर लेना, आंसर राइटिंग में ये हेल्प कर सकती है, एमसीक्यूज में नहीं आता बेसिकली। ओके, परसेंटेज डिक्लाइन बाय नो मीन्स शुड बी इंटरप्रेटेड टू मीन द टोटल डिक्लाइन एज वेल। इतना कुछ इसमें है नहीं। ओके, अच्छा एक चीज और बता दूं, ठीक है, मैंने मान लिया पॉवर्टी कम हुई है साथ साथ, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है। एक्सप्लोसिव राइज इन पॉपुलेशन ओवर टाइम हुआ है। टोटल नंबर ऑफ दोज बिलो पॉवर्टी लाइन हैज कंटिन्यू टू स्वेल बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज डिस्पाइट अ फॉल इन परसेंटेज नंबर। बेसिकली परसेंटेज नंबर जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ पुअर पीपल है एक्चुअल में वो बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है देश की। ठीक है, अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती और तब परसेंटेज कम होता तो हम सोचते कि हाँ देश में पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन पॉवर्टी कम हो रही है, परसेंटेज पॉवर्टी कम हो रही है, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। तो पॉवर्टी ग्राउंड लेवल पे देखें तो वो क्या हो रही है, ऑब्वियसली वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। इतना इंपॉर्टेंट बॉक्स नहीं है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं। खैर, नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में पॉवर्टी इज एक्सप्लेन विद रेफरेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ कॉजेज, one relating to underemployment of the economy and other related to unequal distribution of income. पॉवर्टी इंडिया में क्यों है, कॉजेज क्या है? पहला, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हम ये पढ़ते हैं, और दूसरी जो हम चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इन 2 कारणों की वजह से इंडिया में पॉवर्टी है। पहला देखो, अंडर डेवलपमेंट की वजह से बेसिकली नेशनल प्रोडक्ट जो है इंडिया का वो कम है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, और जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम बेसिकली है, वो बहुत ज्यादा कम है। तो इंडिया जो है इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ, जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है, बेसिकली जो रेट ऑफ ग्रोथ है इकोनॉमी में वो बहुत कम है। 5 ईयर प्लान्स पढ़ चुके हैं, कितना कम ग्रोथ रेट था हमारा। 1991 में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से फिर भी फायदा मिला था, बट ओवरऑल जो है हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रही थी। ये कुछ फिगर्स हैं, पढ़नी और पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, वैसे अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा इन पे। पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है पॉवर्टी इन इंडिया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा था, साथ साथ पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ रही थी, तो जीडीपी बढ़ रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था उसका देश में। ठीक है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, महंगाई जो है देश में बढ़ रही थी, महंगाई की वजह से पॉवर्टी तो 100% आएगी ही देश में। पहले ही हम लेस डेवलप्ड कंट्री हैं, पहले ही पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट कम है, नेशनल इनकम कम है, फिर महंगाई भी देश में है, तो गरीबी भी बढ़ेगी। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट से इंडिया जो है वो जूझ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है बेसिकली कि देखो, जो आपने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस पढ़ा होगा ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि एक फार्म लैंड है, काम कर रहे हैं उसमें 5 लोग, जरूरत है सिर्फ 3 की, 2 लोग तो फालतू में इन्वॉल्व हैं, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। और उस टाइम पे सबको पता है कि हमारी जो देश है वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस होता था, मतलब वर्कफोर्स जो है हमारे देश का ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में था, तो इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट से हम जूझ रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट, अब पॉवर्टी है, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास करने को काम ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे, इनकम कहाँ से आएगी, तो क्या होगा, पॉवर्टी तो होगी। ठीक है, कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल जो है इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
कैपिटल स्टॉक ही नहीं है हमारे पास, इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं है, बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो पॉवर्टी तो डेफिनेटली ज्यादा होगी देश में। कैपिटल कम है, अब मशीन्स ही नहीं है हमारे पास, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, इंडस्ट्रीज कम होगी, इंडस्ट्रीज के पास पैसा इतना नहीं होगा कि वो अपने वर्कर्स को हायर कर सके, तो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आएगी, तो क्या होगा, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स, ये इंडिया में नहीं था। एंटरप्रेन्योर स्किल जो है उस टाइम पे इंडिया में नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हमारे पास नहीं थी, जो कि आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज, ये भी आपके पास नहीं थी। तो ऑब्वियसली पॉवर्टी तो देश में होती ना। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ही नहीं है, तो कैसे आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे, कैसे आपका नेशनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो ट्रेडिशंस थे हमारे उस टाइम पे, जो कास्ट सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत जो है ग्रोथ रेट में आ रही थी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। अब आउटडेटेड ट्रेडिशंस है, लोगों का फैमिली सिस्टम जॉइंट है, इतने ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड पॉपुलेशन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर इन कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो एक तो यही है कि अंडर डेवलपमेंट थी इंडियन इकोनॉमी की हर रिस्पेक्ट में। इकोनॉमिक देखो, सोशल देखो, या कुछ भी देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कुछ भी देखो, अंडर डेवलप्ड हम लोग थे। दूसरा फैक्टर है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉवर्टी जो है इंडिया में, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल थी देश में। एक तो टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव था। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, दो टाइप के टैक्स सिस्टम होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये होता है, इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स है। अगर मेरी इनकम आपसे ज्यादा है तो मैं आपसे ज्यादा टैक्स पे करूंगी, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और रिग्रेसिव इसका उल्टा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल जो प्रॉब्लम्स थी इन रिगार्ड टू योर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन, इतनी कंपनीज जो थी कंट्री में, देवर कंट्रोल जस्ट बाय 75 फैमिलीज। सोच रहे हो कि भाई इतना बड़ा देश है और मैक्सिमम इनकम सिर्फ 10% लोगों के पास है, बाकी 90% लोग तो गरीब हैं। सो दिस वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था, सबके पास नहीं था। दिस वॉज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी जो है इतनी हाई लेवल की थी। अब सरकार ने भी तो कुछ करा होगा पॉवर्टी को टैकल करने के लिए, उसको हम कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, पैप्स। कब से इनिशिएट करना स्टार्ट किया था सरकार ने, ये थर्ड 5 ईयर प्लान से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लाने भारतीय सरकार ने शुरू कर दिए थे। थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1961 से 1966 के बीच में। ठीक है, अब जो प्रोग्राम्स हैं जरा वो देख लो। सबसे पहले है PMROI, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। पहला प्रोग्राम था विच एम टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज। ध्यान रखना, अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए लाया गया था। 1993 में इसको स्टार्ट किया था और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी गई थी टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। जो पढ़े लिखे लोग थे, जॉब नहीं मिल रही थी, उनको नौकरी देने का काम था इस योजना के तहत। ठीक है, द स्कीम प्रोवाइड a loan of up to 1 lakh for opening one's own enterprise and 2 lakh for other activities। तो पैसे भी दिए गए थे लोगों को अंडर दिस स्कीम। तो देखो इस तरह इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजिंग है, ये आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा पॉइंट किसका था। तो मैंने इस तरह से बनाए थे ये अपनी 12th के टाइम पे, तो मैं इसको पढ़ लेती थी बस। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग दीज 4-5 पेजेस, आई जस्ट यूज टू रीड दीज। तो आप भी बना लेना इस तरह से, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे देखो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड, 1 लाख रुपए इतने के लिए, इतने कब सेटअप हुई थी, इसकी फुल फॉर्म इस तरह से मैंने बना रखा था। या आप एक टेबल की फॉर्म में ही बना सकते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये दिस योजना वॉज लॉन्च ऑन 1 दिसंबर 1997। नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी एरिडिक्शन प्रोग्राम जो है, इन दोनों को मर्ज करके ये योजना लाई गई थी। ऑब्जेक्टिव था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या वेज एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। अर्बन में ही लेकर आया गया था। इसके अंदर 2 प्रोग्राम थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम USEP और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम UWEP। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो जो ये योजना है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना नहीं थी, दोनों ने मिलके ये योजना लाए थे। कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम,
It was initiated by KVIC on 1st April 1995. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में, नाम से पता लग रहा है रूरल। लोन दिया था इसने 25 लाख रुपए का अपने खुद के एंटरप्राइजेस सेटअप करने के लिए रूरल आर्टिसंस या रूरल एंटरप्रेन्योर्स को। फिर है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 2008 में लाई गई थी स्कीम। KVIC लेके आया था इसको भी, असिस्टेंस दी गई थी स्कीम के अंडर 25 लाख की फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और 10 लाख की अगर सर्विस सेक्टर में आपको काम करना है तो। ठीक है, 1990s के लास्ट में और 2000 की स्टार्टिंग में ये जो अप्रोच है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स चेंज, क्या हो रहा था, इनको पैसे दिए जा रहे थे। तो जो अप्रोच थी फाइनेंशियल असिस्टेंस की, इसको चेंज कर दिया गया सरकार द्वारा। अब SHGs जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो बनने लग गए थे। क्या था कि जो बेसिकली गांव है, गांव में 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, 10-15 से ज्यादा 50-60 लोग इकट्ठे हो गए और पैसे जमा करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब गांव में से ही 50-60 लोगों ने बनके अपना एक ग्रुप बना लिया और पैसे सेव करने लग गए। अब इस ग्रुप में से जिसको पैसे चाहिए तो वो दे देते थे। ठीक है, दिस वॉज व्हाट SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की हेल्प करने के लिए ग्रुप्स बनाए थे। ओके, अब देखो योजना अंडर दिस अप्रोच वो थी SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पॉवर्टी रिमूव करनी थी रूरल एरिया से, विलेजेस में इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 1999 पे। RDP और TRYSCM को रिप्लेस करके ये योजना लाई गई थी। पैसे दिए नहीं गए थे इसमें, ऑब्वियसली चेंज हो गया था अप्रोच। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज वेल एज ऑन कलेक्टिव बेसिस ऑन SHGs एंड दिस स्कीम वाज रिकंस्ट्रक्टेड एज NRLM एंड फिर इसको बाद में रीनेम कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इन दोनों को खत्म करके ये लाई गई और इसको खत्म करके ये दो लाई गई, मतलब ये लाई गई फिर इसका नाम ये रीनेम कर दिया था बेसिकली। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको आजीविका भी बोलते हैं। फर्स्ट फेज में 2012-13 के टाइम पे इंडिया की 150 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। फिर 2014-15 के टाइम पे और एंड तक पूरे देश में इसको डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करा दिया गया था। ठीक है, फिर नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, दैट इज 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ था। NULM, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी अर्बन पुअर को इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स। बैंक लोन अगर लेता है कोई अर्बन पुअर तो उसको इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, ओवर एंड अबव 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन बैंक लोन फॉर सेटिंग अप इंडिविजुअल। पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मनरेगा इंपॉर्टेंट है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। Unlike the other programs based on SHG, this is based on the principle of right to work। जो मैंने अभी तुम्हें 3 बताई बेसिकली SGSY, NRLM और ये NULM, ये 3 बेस्ड थी ऑन द अप्रोच ऑफ SHG। और उससे पहली जो 4 थी PMRY, SJSRY, REGP और PMEGP, ये बेस्ड थी फाइनेंशियल असिस्टेंस के अप्रोच पे। लेकिन ये अलग ही अप्रोच था इसका, प्रिंसिपल राइट टू वर्क, और ये 2005 में आई थी। ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं, स्किल्ड वर्क नहीं, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट देती थी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 100 दिनों के लिए। राइट टू वर्क के तहत जो लोग अनस्किल्ड हैं और वो काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई थी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मनरेगा स्कीम वाज नियरली 5 करोड़ इन 2018 से 19। So this third approach was to provide minimum basic amenities to people through provisions। तो देखो पहला अप्रोच जो था वो क्या था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आप दे रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर ये 4 आपकी एक्ट थी। दूसरा जो आपका अप्रोच था वो था SHGs वाला अप्रोच, उसके अंदर आपकी ये 3 थी। बेसिकली ये भी SHG में है बट इसका जो प्रिंसिपल है वो राइट टू वर्क है। ठीक है, तीसरा जो अप्रोच था आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का, वो था मिनिमम बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना लोगों को, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पुअर को इंक्रीज करना, चेंज करना, इम्प्रूव करना। ठीक है, तो 5th 5-year प्लान जो है आया था इसके अकॉर्डिंग, जिसके अंदर PDS सिस्टम सेटअप किया गया था अंडर दिस अप्रोच। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप किया गया था, इसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया, रीइंट्रोड्यूस करा, इसका नाम चेंज करा, थोड़ा इम्प्रूव करके रिवैम्प्ड PDS 1992 में और टारगेटेड PDS 1997 में। PDS सिस्टम क्या होता है सबको पता होगा,
जो आपकी पुअर लोगों को राशन की दुकानों पे 2-2 रुपए में गेहूं चावल मिलते हैं। पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है। फेयर प्राइस शॉप वगैरह जो है सेटअप करी गई थी अंडर टीपीडीएस। इंपॉर्टेंट है ये कि टीपीडीएस के अंडर सेटअप करी गई थी आपकी फेयर प्राइस शॉप। पीडीएस जो है इंडिया में लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और फिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल है। अकॉर्डिंग टू दिस 2020 तक मोर देन 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जिससे जो है 77 करोड़ पुअर लोगों को फूड ग्रेन्स मिलते हैं। मिड डे मील स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये 1995 में आई थी। सबसे पहले कौन सी स्टेट में इम्प्लीमेंट हुई थी ये कमेंट्स में मेरे को बताना। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में आई थी। ये न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 उसको इम्प्रूव करने के लिए आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में आई थी कि ऑल वेदर रोड जो है वो देश में बनाई जाए, कनेक्टिविटी जो है देश में इम्प्रूव करी जाए। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना नाम से पता लग रहा है 2001 में ये आई थी कि घर बनाए जाए स्लम ड्वेलर्स के लिए, रोड से जो आपके फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनको घर दिए जाए, ठीक है। एंड पब्लिक टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाए अंडर निर्मल भारत अभियान, ये इस स्कीम का ही पार्ट था। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एल्डरली, विडोज और जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी, उनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, उनकी केयर करो, और सरकार उनको पेंशन देती थी उनकी असिस्टेंस के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट जो है ओपन करवाए थे इसमें गरीब लोगों के। ट्विन ऑब्जेक्टिव था इस योजना का कि सेविंग हैबिट जो है देश में बढ़ेगी और डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम एंड सब्सिडीज टू बैंक अकाउंट, कि जो गवर्नमेंट जो है वो जो स्कीम्स बनाती है इन पुअर लोगों के लिए वो डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में जाएंगे, उसको कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ठीक है। ईच बैंक अकाउंट होल्डर इज एंटाइटल टू 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर अंडर दिस स्कीम। तो स्कीम्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने का नहीं था, एक बार रीड कर लेना, इजीली हो जाएंगी। बाकी इस तरह से बना लेना, पेस्ट कर लेना बुक में या नोट्स बना लेना, तो आपको इजीली याद भी हो जाएंगी। मेजर डेफिशिएंसीज क्या थी हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की? पहला, ऑनिंग टू पुअर डिलीवरी मैकेनिज्म, इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी और जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी उनके पास तक ये नहीं पहुंच पाई थी। इनएफिशिएंसी थी, करप्शन वगैरह हुआ था इसमें। आगे देखते हैं क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ दिस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑब्वियसली वो डिक्लाइन हुई है, 46% से इतनी हो गई। वेज रेट जो है वो बढ़ा है, इसलिए हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो नहीं मिले हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिले हैं? इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, इफेक्टिवली काम नहीं हो पाया था, कोई मॉनिटर करने वाला कि जो ये प्रोग्राम्स हैं इनको, इसका बेनिफिट कितने लोगों के पास पहुंच रहा है, क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, इनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था इनकी परफॉर्मेंस को। और प्रोग्राम्स जो है दे फेवर द एजुकेटेड, रिच एंड रिसोर्सफुल पर्सन, पुअर लोगों को फायदे नहीं हो रहे थे। रिमोट एरियाज तक जो है ये नहीं पहुंच रहे थे, लोगों को पता नहीं थी, अवेयरनेस इतनी नहीं थी, डेफिनेशन ऑफ पुअर लोगों को क्लियर नहीं थी, तो नॉन पुअर जो है वो इसकी एडवांटेज लेते थे। करप्शन वगैरह हो रहा था इसमें, और लार्जली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स थे, तो लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। सो नीड ऑफ द आर क्या है? नीड ऑफ द आर ऑब्वियसली यही है कि हमें जो है मीनिंगफुल और ज्यादा इफेक्टिव पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। नो डाउट सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पे, बट रिजल्ट जो है वो नहीं मिले बिकॉज इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म था। तो उसको अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। राजीव गांधी की एक स्टेटमेंट भी है, उन्होंने बोला था कि जितनी हम टोटल हेल्प देते हैं ना पुअर लोगों को, सिर्फ 15% उनके पास पहुंच पाता है। अगर 100 रुपए खर्च करे हैं तो सिर्फ 15 उनके पास पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स पढ़ लेना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इंपॉर्टेंट सा है, मतलब 12th में तो नहीं आएगा बट वैसे इंपॉर्टेंट है एज अ कॉन्सेप्ट। सो 3 अप्रोचेस टू कम्बैट पॉवर्टी। सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने जो है 3 टाइप की अप्रोचेस अपनाई थी पॉवर्टी को कम्बैट करने के लिए, पॉवर्टी को टैकल करने के लिए। फर्स्ट वॉज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। दिस seeks to elevate poverty through trickle down effect. It is believed that rise in GDP would certainly offer greater economic opportunities to poor, ठीक है। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसमें यूज हुआ था, चलो बताई दूंगी थोड़ी देर में। ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसमें यूज हुआ था, इसमें ये था कि अगर देश की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स फिर लेके आए, उसमें भी 3 आपकी अप्रोचेस थी, मैंने आपको बताई। फिर मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, उसके बाद ये पीडीएस सिस्टम वगैरह जो है ये लेके आए, ये सब कुछ। अब देखो डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी, एनईपी अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ पैप्स जो थे दे हैव एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्रोथ एंड इन्होंने जो है पॉवर्टी को कम भी किया है।
बट मिलियंस लोग थे, दे आर स्टिल लिविंग अंडर योर पॉवर्टी लाइन, या उनको डर था कि हम लोग जो है कभी भी किसी भी सिचुएशन आएगी, गंदी सी सिचुएशन आएगी और हम बिलो पॉवर्टी लाइन सरक जाएंगे। तो ये जो थे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे बेसिकली आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की स्टेट्स में। तो एनईपी ने जो है उनको एक्सपोज कर दिया टू अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट, जो सप्लाई डिमांड मार्केट फोर्सेस थे। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये लोग हैं दे वर फोर्स्ड टू डू कमर्शियल फार्मिंग, तो दे वर हेल्पलेस इन कॉपिंग विद हाई कॉस्ट ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन एज वेल एज मैनेजिंग द अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। तो जो पॉवर्टी है वो और ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो फार्मर्स जो है उसकी वजह से सुसाइड करते थे बिकॉज ऑफ द अनबियरेबल बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इनडेप्टनेस। तो एनईपी की वजह से जो है पॉवर्टी में दिक्कतें जो है और भी ज्यादा बढ़ी थी। कैसे बता दिया। जीडीपी ग्रोथ एंड पॉवर्टी ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर देखें वो समझो जरा क्या होता है। वही है जो मैंने आपको बताया था कि अगर देश की डेवलपमेंट करोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, जीडीपी ग्रोथ करोगे, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ट्रिकल डाउन कर जाएंगी पुअर लोगों के पास, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो उससे जो है पॉवर्टी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, दिस वाज ऑल। बाकी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और अगर ये पीडीएफ मैं आपके साथ बुक की शेयर करूं टेलीग्राम पे तो मेरे को बता देना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया नेक्स्ट चैप्टर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।